नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पे जो भर्ती आई है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के तरफ से मुख्यालय जिसका उत्तर प्रदेश लखनऊ के सभी जनपदों में होमगार्ड के अगर कुल रिक्त पदों की बात करें तो ये जो भर्ती आई है 41,424 रिक्त पदों पे भर्ती करने का ये इनको अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम कि जनपदवार महिला और पुरुष का क्या इसमें विवरण है। जैसे अगर हम लोग बात करें आगरा की, तो आगरा की जो टोटल सीटें हैं वो 1232 हैं। इसी तरह से फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस सभी जिलों में अलग अलग सीटें दी हुई हैं। तो हम लोग इसके मेन चीज़ों पे देखते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब तक इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या इसमें रिजर्वेशन रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें फॉर्म के आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो इसमें ये दिया हुआ है कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है यही है कि जिस भी आप जिले से आवेदन कर रहे हैं उस जिले के आप मूल निवासी होने चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त और दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अगर कोई शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त व्यक्ति है तो वो इसका फॉर्म जो होगा वो ऑलरेडी ही रिजेक्ट हो जाएगा, वो पात्र नहीं होगा। आगे क्या है इसमें, सार्वजनिक या शासकीय या अर्ध शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर पात्र नहीं होगा। अगर कोई सेवा दे रहा है तो भी वो इस पे पात्र नहीं होगा। इसी तरह से दिया है कि यदि किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा है किसी अभ्यर्थी पे तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होगा। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष, महिला या अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पे देख लेते हैं कि क्या क्या इसका मेन है। जैसे अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन आवेदन तिथि की, तो इसका जो ऑनलाइन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 18 नवंबर से, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो है 17 दिसंबर। तो आप लोग देर न करते हुए जल्दी जल्दी फॉर्म अपना अप्लाई कर लीजिए। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 17 दिसंबर रखी गई है, सेम है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये आपका 20 दिसंबर तक है। लेकिन ऑनलाइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR जो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये इसको कराना होगा। इसके बाद दिया है नोटिस में कि सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी से भरें और जो भी उसमें करेक्शन वगैरह हो ऐसी चीज़ें भरें कि करेक्शन ना आए, आराम से आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। और एक बार ये भी चेक कर लीजिए आप लोग कि जो भी आप लोग चीज़ें उसमें डिटेल फिल कर रहे हैं वो करेक्ट हो और उसमें जो भी प्रमाण पत्र वगैरह मांगा है उसको जरूर अपलोड करें। इसकी फीस की अगर हम लोग बात करें कितना फीस लग रहा है, तो अगर हम लोग बात करें सामान्य की या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जो है उसके लिए जो फीस चार्ज है वो 400 रुपये लग रहा है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 300 रुपये चार्ज होगा। राष्ट्रीयता में दिया हुआ है कि इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी या 1962 के पहले भारत में आए होंगे वो पात्र होंगे। तो ये सारी क्राइटेरिया ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देखते हैं हम लोग। शैक्षिक अर्हता में होमगार्ड के एनरोलमेंट के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है। कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है वो इसके लिए एलिजिबल है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी, मतलब कि हाई स्कूल जरूर पास होना चाहिए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग कैंडिडेट पात्र नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई इस बार 10वीं का एग्जाम देने जा रहा है या सम्मिलित होना है उसको, तो भी वो पात्र नहीं होगा, मतलब कि आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, आप पास आउट हो जाना चाहिए।
अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिया गया जिसमें प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपके लिए उसके लिए 3 नंबर है। एनसीसी का ए बी सी तीन प्रमाण पत्र होता है। अगर आपके पास सी वाला है तो 3 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, और बी प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर, और ए प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर। अगर आपके पास भारत स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अतिरिक्त अंक होगा, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने की स्थिति में अधिमानी आर्थिकता में दिए गए अंकों के साथ 1 अंक अलग से दिया जाएगा। अगर किसी के पास 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी उसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो ये सारी क्राइटेरिया इसको आप ध्यान में देखिए। एज क्या मांगा है, एज के लिए अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट है उसका एज जो होना चाहिए 1 जुलाई 2025 को कम से कम वो 18 साल या उससे अधिक हो जाना चाहिए। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 18 साल नहीं हो रही है या उससे कम हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म होना चाहिए वो 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में ही होना चाहिए। 1 जुलाई 1995 से जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 के बीच में है उस वही कैंडिडेट इसमें पात्र होंगे। फिर ये मैंने आयु सीमा दिया है, इसमें कुछ छूट भी होती है, ये आप देख लीजिएगा, महिला और पुरुष का दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनको एग्ज़ाम होगा उनके लिए, जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। टोटल प्रश्न रहेंगे वो 100 आएंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 100 ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, और इसके लिए टाइमिंग जो होगी वो 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपका 100 में से 25% से कम नंबर आता है तो आप पात्र नहीं होंगे। फिर इसके बाद यह परीक्षा जो होगी वो ओएमआर बेस्ड होगी, मतलब ये सारे जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, ये तो मैंने बता ही दिया, लिखित परीक्षा का जो समय होगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, कुल 100 अंक भी होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें दिया गया है कि उत्तर बदलने के लिए आपको व्हाइटनर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है। एक बार आपने जो आंसर लगा दिया उसे बदला नहीं जा सकता है। यदि किसी प्रश्न के 1 से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को 1 से अधिक विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने का भी, अगर किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 1 से ज़्यादा अगर आंसर सही हो रहे हैं तो अगर आपने कोई भी आंसर लगाया है तो वो आपको 1 अंक मिलेगा, सबको ही मिलेगा। किसी भी दशा में 1 से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थियों को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 से ज़्यादा आंसर लगा दिया, किसी में ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, तो उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है ओएमआर उत्तर पत्र की 3 प्रतियां होंगी। जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जो ओएमआर मिलेगा उसकी 3 प्रति होंगी, जिसमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी, जो उसमें मूल प्रति होगी वो स्कैन के लिए जाएगी आयोग के पास। दूसरी प्रति जो होगी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अभिलेख हेतु, एवं तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। जो थर्ड वाली कार्बन कॉपी होगी वो आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर आप एग्जाम देने गए और ओरिजिनल ओएमआर ही लेके चले आए तो आपका ऑलरेडी निरस्त हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी एक जनपद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। ये बोला गया है कि अगर इसमें ऑनलाइन करने वाले की संख्या ज़्यादा होती है तो अगर इसको 1 से अधिक डेटों में एग्जाम कराया जा रहा है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें, मतलब कि आपको जो ठीक लग रहा है आंसर
वही आपको टिक करना है। ऐसा नहीं कि सब ही टिक कर दो। एक अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आप ए और बी दोनों ऑप्शन टिक कर दोगे तो वो गोला कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये नेक्स्ट दिया हुआ इसमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न उत्तर विकल्प हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, मतलब कि जो लैंग्वेज आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आगे इसमें दिया है लिखित परीक्षा के उपरांत पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। मतलब जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके कुछ दिन बाद फिर आंसर की आ जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है या त्रुटिपूर्वक है तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उसमें सबको वो मार्क्स उसका मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम होने के बाद फिर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें फिर जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो अभ्यर्थी पात्र होंगे और फिर उसके बाद उन लोग का शारीरिक मान्यता मानक परीक्षा होगी। फिर अभिलेखों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें दिया हुआ मानक परीक्षण। अगर हम लोग बात करें इसमें पुरुषों के लिए जो हाइट मांगा है इसमें, पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए, अगर आप सामान्य वर्ग से या अन्य पिछड़े वर्ग या ओबीसी से है और अनुसूचित जातियों के पुरुष यानी मेल है कैंडिडेट, तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर का इसमें छूट दी गई है। सीना जो मांगा है सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए, ये मेल कैंडिडेट का है। उसमें न्यूनतम जो सीने की माप है वो 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाने पे, और कम से कम 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर फुलाने पे आना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 77 सेंटीमीटर और बिना फुलाने पे, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पे आना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर होगी यानी 152 सेंटीमीटर। ये जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी या अनुसूचित जाति की महिलाएं हों उनके लिए है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं। वहीं वजन की अगर बात करें तो महिलाओं का जो वजन है कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए इसके लिए। और इसमें दक्षता परीक्षा की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और महिलाओं के लिए ये दौड़ जो होगी 2.4 किलोमीटर की होगी, जिसको 16 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। वे अभ्यर्थी जो इस टाइम पीरियड में दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वो पात्र नहीं होंगे और उनकी चयन प्रक्रिया से वो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो ये रहे, यहाँ पे कुछ और भी बातें दी गई हैं कि जैसे यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के कैंडिडेट, मान ली 2 कैंडिडेट हैं, उनके जो अंक हैं वो इक्वल आ गए तो फिर कैसे डिसाइड होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर अंक बराबर आ जा रहे हैं तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता मिलेगी, उसको पहले चांस मिलेगा। यदि उपयुक्त विचारण के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का उदाहरण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके भी मार्क्स इक्वल आ गए और एक और कैंडिडेट है जिसका मार्क्स इक्वल आ गया, तो फिर क्या देखा जाएगा कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले वरीयता मिलेगी। अगर उसमें भी अगर बराबर आ गया तो फिर ये देखा जाएगा कि हाई स्कूल में जो आपका नाम लिखा है वो अल्फ़ाबेट में किसका नाम पहले आता है। तो जिसका नाम जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है अभिषेक या फिर कहीं लिखा है मान लीजिए राजू, तो ए पहले आएगा तो उसको पहले वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से ये होगा कब, जब आपका मार्क्स इक्वल होगा और एज भी इक्वल होगी उसके बाद। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आयु में छूट है, ये आप देख लीजिएगा क्या क्या है। ईडब्ल्यूएस जो है उनको 10% का आरक्षण है, ये आप जानते रहिएगा। और यहाँ पे आयु में छूट दी गई है। अनुसूचित जाति हैं तो उनको 5 साल की छूट, अनुसूचित जनजाति है तो 5 साल की छूट, और पिछड़ा वर्ग है तो 5 साल की छूट, ठीक है। ये सारी छूट दी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल की छूट है मैक्सिमम एज में।
और बस इतना ही रहा। ये सारी चीज़ें जो थी मैंने पूरा ही बता दिया है इसमें। बाकी आप लोग जाके इसको जल्दी से जल्द फॉर्म को फिलअप करा लीजिए। फोटोग्राफ के लिए देख लेते हैं फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। अभ्यर्थियों को रियल टाइम लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी, मतलब जो फॉर्म भरा जाएगा वो रियल फोटोग्राफ होगा, लाइव फोटो लगेगा। और इसमें दिया हुआ है फोटोग्राफ अपलोड करने के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं की होगी, मतलब कि बिना टोपी के आपको फोटो क्लिक करवानी होगी। फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का जो चेहरा होगा किसी भी चीज़ से ढका नहीं होना चाहिए, मतलब कि मास्क, बाल, कपड़ा, छाया या कोई आभूषण से ढका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आंखों पे चश्मा लगाया जाता है या जो चश्मा लेके जाएंगे तो वो उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई रोशनी ना पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एग्जाम हॉल में चश्मा लेके जाना चाहते हैं तो आपकी फोटोग्राफ भी चश्मे के साथ ही लेनी होगी। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि जो चश्मे का फोटो क्लिक करते समय जो चश्मे का जो प्रतिबिंब है, वो ये रोशनी है, उससे आपकी आंखें जो हैं वो धुंधली ना आए, ब्लर ना आए, क्लियर आनी चाहिए। और फोटोग्राफ पे अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। और सिग्नेचर का बोला है, आवेदक को सफ़ेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से बॉक्स के अंदर ही साइन करना है। जो हस्ताक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट जो होगा जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। और हस्ताक्षर का जो पिक्सल होगा 140 से 140 इंटू 60 140 60 पिक्सल का है। और इसकी साइज जो है 30 KB से 50 KB के बीच में होगी। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है सिग्नेचर उसी का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। और आवेदन शुल्क जो है इसका यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि के द्वारा से इसका फीस सबमिट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।